नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज से 48 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह संदेश जिसने भी रेडियो पर सुना, अवाक रह गया। ज्यादातर को तो इसके मायने ही नहीं पता थे। दरअसल साल 1975 की 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। रात बीतते बीतते दिग्गज विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। इनमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, आरएसएस के प्रमुख चेहरे हुआ करते थे, केशवराव देशमुख। उन्हें गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात दिल्ली के अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस की लाइनें भी काट दी गईं, क्योंकि वहां पर बिजली की लाइनें काट दी गईं। सुबह सिर्फ स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ही बाजारों में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस में बिजली नई दिल्ली से आती थी, दिल्ली नगर निगम से नहीं, इसलिए इन्हें छपने का मौका मिल गया। ये अफसरों से चूक हुई थी उस वक्त। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए उसके बाद से, जिनकी मंजूरी के बाद ही कोई समाचार, कोई खबर छप सकती थी। जिसने भी इस आदेश की अवहेलना की उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब ये इमरजेंसी क्यों लगी, क्या बला थी, क्या क्या घटनाक्रम था, आपको तफसील से इसे बताते हैं। 1975 में इमरजेंसी के जिस विषैले वृक्ष ने चहुओर हाहाकार मचा दिया था, उसका बीजारोपण हुआ था मार्च 1971 में। तब हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। लोकसभा की 518 में से 352 सीटें कांग्रेस को ही हासिल हुई, उसी के खाते में गईं। यूपी के रायबरेली से इंदिरा गांधी भी भारी बहुमत से जीती थीं। उन्होंने हराया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को। वाराणसी के मोतीकोट गंगापुर गांव में एक प्रतिष्ठित भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजनारायण ने बीएचयू से उच्च शिक्षा हासिल की थी, बीए एलएलबी किया था। इन चुनावों के नतीजे आने के बाद किसी को कतई अंदाजा नहीं था कि बेहद जीवट, फक्कड़, अक्खड़ शख्सियत को हराने का कितना प्रलयकारी असर देश की सियासत पर पड़ने जा रहा है। राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से यह केस चर्चित है आज भी। इस केस में आरोप लगे सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। केस के अधिवक्ता थे शांति भूषण। उन्होंने दलील दी अदालत के सामने कि पीएम के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सरकारी तंत्र के जरिए चुनाव प्रचार के भी तथ्य उन्होंने पेश किए थे अदालत के सामने। इस केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इंदिरा गांधी के चुने जाने को अवैध करार दे दिया। अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। ऐसे हालात में इंदिरा गांधी के पास अपने पद को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को फौरी तौर से यह राहत जरूर दी कि नई व्यवस्था या अर्थात नया जो पीएम है उसे बनाने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत रहेगी, वक्त रहेगा। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया। इसके लिए 20 दिन की मोहलत उन्हें मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई की जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की अनुमति इस शर्त पर दी कि अंतिम फैसला आने तक वे सांसद के तौर पर मतदान नहीं कर सकती हैं, वोटिंग नहीं कर सकेंगी। इधर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई के उठापटक के बीच बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जोर पकड़े हुए था। इस युवा असंतोष की अगुवाई कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी रैली का ऐलान हुआ था। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का गंभीर आरोप लगाया था और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उस बेहद मशहूर है, उसका एक अंश है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे को बुलंद करते हुए जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी जीत मिली, कामयाबी मिली थी, जिससे इंदिरा गांधी खासी विचलित थी। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA
द्वारा खुद के खिलाफ साजिश रचे जाने की आशंका से भी इंदिरा गांधी ग्रसित थी, व्यथित थी, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उनकी हिट लिस्ट में इंदिरा गांधी सबसे ऊपर है। यह आशंका भी जताई गई थी कि चिली के सल्वाडोर एलेंडे की तरह इंदिरा गांधी को भी सत्ता से बेदखल करने की साजिशें अंजाम दी जा सकती हैं, कोशिशें की जा सकती हैं। अदालती पेचों, इंटेलिजेंस आशंकाओं, तीव्र जनाक्रोश और विपक्ष द्वारा इस्तीफा मांगे जाने की वजह से चहुओर से संकट से घिरी हुई थी इंदिरा गांधी। उनसे कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे डी.के. बरुआ, उन्होंने सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और सब कुछ शांत होने तक उन्हें प्रधानमंत्री बना दें, लेकिन ये विकल्प नहीं माना गया। वरिष्ठ पत्रकार इंदल मल्होत्रा लिखते हैं कि जब ये उच्च स्तरीय मीटिंग पीएम आवास पर चल रही थी, उसी वक्त इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी वहां पर आए, जिन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर इस्तीफा ना देने की सलाह दी, इस दलील के साथ दी कि किसी और को पीएम बनाया गया तो फिर वो व्यक्ति इस पद को छोड़ेगा नहीं और आपके द्वारा जो पार्टी में बनाई गई पकड़ है वो खत्म हो जाएगी। ये कहा जाता है कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी से कहा। इंदल मल्होत्रा ने किताब में लिखा। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर रे, ये नाम अहम है, साल 1975 के जनवरी महीने में इन्होंने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। जनवरी में ही उन्होंने बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने पर आपत्ति नहीं होगी। इंदिरा गांधी को भी एहसास हो चुका था कि जिस कानून को तोड़ने का, जनप्रतिनिधित्व की जिस धारा को तोड़ने का उन पर आरोप है, उसमें संशोधन किए बिना उन्हें कानूनी तौर से राहत नहीं मिल सकती। इन तमाम सुझावों, तर्कों से समस्त तंत्र पर काबिज होने यानी एकाधिकार स्थापित करने के विचार से वो सहमत हुए। इमरजेंसी के लंबे अरसे बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था, उन्हें लगता है कि भारत में उसको शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, रोता नहीं है तो उसे डॉक्टर उसको हिलाते हैं, झटके देते हैं, ऐसे ही शॉक ट्रीटमेंट की बात कही थी इंदिरा गांधी ने। लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही, जैसे मैंने बताया कि जनवरी में ही एक तरीके से बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना, पूरा ड्राफ्ट तैयार करके भेजा था। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री एच.आर. गोखले, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में ये बनी थी। इमरजेंसी लगने से पहले के घटनाक्रम का अगर ब्यौरा है, उस पर अगर गौर करें तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। जब इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए 25 जून को दोपहर में, तो रे ने कहा कि मुझे संवैधानिक स्थिति को देखना पड़ेगा। कई घंटे देश विदेश के संविधानों को खंगाला सिद्धार्थ शंकर रे ने, और दोपहर 3:30 बजे इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचे। रे ने राय दी कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक डिस्टर्बेंस, गड़बड़ियां हो या फिर सशस्त्र संघर्ष की स्थिति हो तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। रे ने अपनी एक परिभाषा तैयार की कि सशस्त्र संघर्ष का अर्थ जो देश में एक आंतरिक कलह है उसके रूप में निकाला। इस तरह से दलील तैयार हो गई कि जयप्रकाश नारायण ने जो आर्मी और पुलिस को सरकार के आदेश नहीं मानने की बात कही है, अपील की है, वो सशस्त्र संघर्ष के दायरे में आता है। इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से इमरजेंसी लागू करने का अपना मन बना लिया था और वे कोई भी अड़चन इसमें समझौता करने को, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी ने रे से कहा कि वो इमरजेंसी के फैसले को लेकर कैबिनेट से बात नहीं करना चाहती हैं। रे ने इंदिरा गांधी को प्लान्स फिर सुझाया, जब उनकी मर्जी जानी। कहा कि जब वे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सामने बात करें तो वो ये बात कहें कि इसके लिए कैबिनेट से बात करने का वक्त ही नहीं था, बेहद महत्व अर्जेंट मामला था। इंदिरा गांधी को यह दलील भी समझा दी गई थी कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो भी फाइलें भेजी जाती हैं उसमें हर किसी फाइल में जरूरी नहीं कि कैबिनेट की अप्रूवल हो, कैबिनेट की सहमति हो या कैबिनेट को इसकी जानकारी दी जाए। कहते हैं इसके बाद इंदिरा गांधी ने एस.एस. रे से, सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि वे इस बात को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं, जिसे रे ने यह कहकर टाल दिया, मना कर दिया कि वे एक प्रदेश पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, रे इंदिरा गांधी के साथ राष्ट्रपति से मिलने जब जा रही थी तब वो संग में गए। इंदिरा गांधी शाम को 25 जून की शाम को 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंची। फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाने की सिफारिश भी इंदिरा गांधी ने की थी, लिहाजा वो एक तरीके से उस एहसान के बोझ से दबे थे, वो उनके वफादारों में भी शुमार रहे थे। इंदिरा गांधी और रे ने कुछ देर में ही राष्ट्रपति को इमरजेंसी की जरूरत
क्यों है और अनुच्छेद 352 के बारे में उसके जो पूरी थ्योरी उसको समझा दिया। राष्ट्रपति ने जब पूछा कि क्या कैबिनेट से इस बारे में बात की गई है, तो इंदिरा गांधी ने कहा यह मामला अति आवश्यक है, बेहद अर्जेंट है और कैबिनेट में बाद में इस पर सहमत दे देगी। कुछ और सवाल पूछने के बाद राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी से कहा कि इमरजेंसी का ऑर्डर भेज दें। इसके बाद इंदिरा गांधी और रे दोनों वापस प्रधानमंत्री आवास आ गए। एक सफदरजंग रोड पर उस वक्त हुआ करता था प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में। रे ने इमरजेंसी ऑर्डर के बारे में पीएन धर को बताया, जिन्होंने सचिव थे। पूरा इमरजेंसी आदेश को उन्होंने टाइप कराया और उसे राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा गया। इमरजेंसी लेटर के साथ ही राष्ट्रपति के नाम इंदिरा गांधी का एक पत्र भी भेजा गया, जिसमें यह कहा गया कि देश में सुरक्षा माहौल को बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाया जाना बेहद जरूरी है। यह भी लिखा कि वे इस मामले को लेकर कैबिनेट से जरूर डिस्कस करती हैं, उससे वार्तालाप जरूर करती हैं, लेकिन इतनी रात को यह संभव नहीं है। सुबह कैबिनेट की बैठक जब होगी, सबसे पहले इसी विषय पर बात करेंगे। उसी रात सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रधानमंत्री आवास पर ही वो रुके थे। उन्होंने रात में ही इंदिरा गांधी की वो स्पीच सुनाई जो हमने इस वीडियो के सबसे शुरुआत में कही थी, जब देश के नाम उन्होंने संबोधन किया था। रात 11:30 बजे इमरजेंसी के मसौदे पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, यानी इमरजेंसी देश में लागू हो गई। रात बीतते बीते सभी मंत्री पीएम के एक सफदरजंग स्थित आवास पर तलब कर लिए गए। 5:30 बजे से ही कॉल जाने लगी। 6 बजे सारे मंत्री मिले। बैठक में बदहवासी घबराहट मौजूद थी, बताया जाता है। जल्द ही बैठक खत्म हो गई, बस जानकारी दी गई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब मंत्री वापस घर लौट रहे थे तो आशंकाओं से ग्रस्त थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने, उनकी एक किताब है बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा है कि 26 जून 1975 को जब वो आईबी चौहान और जगजीवन राम से मिलने गए, उनके घर पर गए, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने देखा कि गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारी उनसे मिलने वालों के नाम और गाड़ियों के नंबर ये सब नोट कर रहे थे। चौहान मुझसे मिलने से डर रहे थे, ये कुलदीप नैयर ने लिखा, जबकि जगजीवन राम 1 मिनट के मुलाकात के दौरान घबराए हुए से दिखाई दे रहे थे। जगजीवन राम ने तो यहां तक कहा था कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है, और जब वो ये बात कह रहे थे तो इससे पहले ही उन्होंने अपने फोन का रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका फोन भी टेप किया जा रहा था, यह आशंका थी। यह कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा था। कहा जाता है कि जब सुबह कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, तब स्वर्ण सिंह ने, कांग्रेस के बड़े नेता थे, यह बात उठाई कि जब देश में पहले से ही इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर दूसरी इमरजेंसी की क्या जरूरत है, राज्यों में थी। तो 2 अन्य मंत्री केसी पंत और कर्ण सिंह ने भी कैबिनेट में ये मीटिंग के बाद में आपस में इस को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन कहा, यह भी कहा था कि इससे देश का नाम बदनाम होगा, लेकिन कोई मुखर होने का, बोलने का बहुत साहस नहीं कर सका। संजय गांधी का कहा जाता है खौफ था। बाद में सवाल उठाने वाले स्वर्ण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, सबक दिया गया, लेकिन कुछ मंत्रियों ने मुखर प्रतिरोध जरूर दर्ज कराया, क्योंकि ज्यादातर चुप रहे थे। दस्तावेज कहते हैं कि जब संजय गांधी ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके प्रेस को दुरुस्त करने का हुक्म दिया, कहा मीडिया को दुरुस्त करो, प्रेस को, तो गुजराल ने तल्खी के साथ कहा कि वो उनकी मां के सहकर्मी, कुलीग हैं, ना कि उनके घरेलू नौकर। 28 जून को ही गुजराल का योजना आयोग से में तबादला कर दिया गया और सूचना प्रसारण मंत्रालय विद्याचरण शुक्ल को सौंप दिया गया, जो संजय गांधी के बेहद खास थे। इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रह चुके पीएन हक्सर पहले ही अपना मुंह खोलने की सजा के तौर पर हाशिए पर ढकेले जा चुके थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की जो रैली थी, बड़ी ऐतिहासिक रैली थी, लेकिन इस रैली की खबर पूरे देश में ना फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रमुख अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। जैसा मैंने आपको बताया था, स्टेट्समैन और कुछ ही अखबार उस वक्त छप पाए थे। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। और फिर जब इमरजेंसी लागू हो गई, इसके बाद तो सरकारी प्रताड़ना यातना का एक लंबा दौर चला 21 महीने तक। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डीआईआर के भयावह कानूनों के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी सही इलाज नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से उसी दौरान जेल में खराब हो गई। जेल यातनाओं के खौफनाक किस्से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ कि उस वक्त जो जेलें थीं वो सियासी सबक सीखने सिखाने का एक जरिया बन गई, माध्यम बन गई। राजनीति की एक नई पौध तैयार होनी शुरू हो गई। मुलायम सिंह, लालू, नीतीश, ऐसे कई दिग्गज नेताओं की राजनीति का यहीं से आगाज हुआ। 21 महीने बाद जब लगी थी, उसके बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल के अंत का ऐलान हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिली, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने।
फिर तो यह देश तमाम दूसरी सियासी गतिविधियों, उथल पुथल की घटनाओं, तमाम घटनाक्रमों का साक्षी बनने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन यह तय है कि तकरीबन 5 दशक पूर्व के इमरजेंसी के इस दौर ने देश के संवैधानिक सियासी इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ा, ऐसा काला अध्याय जोड़ा, जो आज भी 48 साल बीतने के बाद भी एक बड़ा और कड़ा सबक है। यह आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, हम अगले वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल देते हैं विराम। नमस्कार।